स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 11th की फ़िज़िक्स की जो न्यू बुक है पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी, वो पढ़ रहे हैं। और इस न्यू बुक को लेकर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 का जो आर्टिकल 4.7 है वो पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये हमारे पास आर्टिकल 4.7 है जिसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। और आज हम लोग इस आर्टिकल को पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, वर्क एनर्जी थ्योरम में देखें कि हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम है क्या। अब हमारे पास ये एक पॉइंटर पड़ा हुआ है और मैं जो इसके ऊपर जो है वो ये पॉइंटर जो है वो पड़ा हुआ, मैं इसके ऊपर जो है थोड़ी सी फोर्स लगाती हूँ। ठीक है, इस पॉइंटर के ऊपर जो है इस थोड़ी सी फोर्स लगाने की वजह से इस पॉइंटर की जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज हो गई है। और इसकी काइनेटिक एनर्जी में जितना चेंज आया है, वो जितना वर्क डन मैंने इस स्केल के ज़रिए इस पॉइंटर के ऊपर किया है, इस पॉइंटर को यहाँ से यहाँ मूव करवाने के लिए जितना वर्क डन किया है मैंने इस पॉइंटर के ऊपर, इसकी काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आएगा उस वर्क डन के इक्वल होगा, या हमारे पास या उस फोर्स की इक्वल होगा जो, यानी कि इस पॉइंटर की काइनेटिक। अब देखें, ये पॉइंटर ऐसे ऐसे मूव कर रहा था, तो आप इमेजिन करिए ये पॉइंटर जो है पीछे से मूव करता आ रहा है। मैंने इसको जो है वो इसके ऊपर थोड़ी सी फोर्स लगाई, यानी कि इसके ऊपर वर्क डन किया इसको इधर से इधर मूव करवाने के लिए। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में जो है वो चेंज आया। तो फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आएगा वो हमारे पास उस वर्क डन के इक्वल होगा जो मैंने इसके ऊपर किया है। तरह आप एक जो है वो एक कार की भी एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारे पास जो है वो ये एक कार है। ये देखें, ये कार जो है वो अपनी स्पीड के साथ मूव कर रही है, अपनी इसकी एक काइनेटिक एनर्जी है उसके साथ वो जो है मूव करती जा रही है। लेकिन यहाँ उसके पीछे से हम लोग जो है वो कोई फोर्स अप्लाई करते हैं या कोई वर्क डन परफॉर्म करते हैं इस कार के ऊपर, जिसकी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आ जाता है। लेकिन इस कार की काइनेटिक एनर्जी में फिर जो चेंज आएगा वो उस वर्क डन के इक्वल होगा जो कि हम लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई किया है, ताकि ये जो है वो थोड़ी सी तेज़ी के साथ मूव करना शुरू कर दे। तो यही जो सिंपल सा कंसेप्ट है वर्क एनर्जी थ्योरम का, कि वर्क डन जो है वो हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होता है वो किन किन चीज़ों का से मिलकर बनता है, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब देखें, जब इस कार के ऊपर हम लोग जो है वर्क डन अप्लाई करेंगे, वर्क करेंगे, तो जो है इस कार की स्पीड जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। तो फिर इसकी फाइनल वेलो तो फिर वर्क डन अप्लाई करने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आएगा वो फाइनल काइनेटिक चेंज इन फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा। उस फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से हम लोग पहले वाली इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस कर देंगे, यानी कि बॉडी की, इस कार की वो वाली काइनेटिक एनर्जी जब हम लोगों ने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं की थी। तो यानी कि वर्क डन हमारे पास जो है सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वर्क एनर्जी थ्योरम में, कि वर्क डन जो है वो हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग अप्लाई करते हैं तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आता है उसके इक्वल होता है। तो फिर हमारे पास जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, हम लोग उसमें क्या लिखेंगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम में जो हमारे पास आर्टिकल नंबर 4.7 है उसमें हम लोग ये लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होता है इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट, वो हमारे पास उस वर्क डन के इक्वल होता है बाय अ नेट फोर्स, जो कि नेट फोर्स के थ्रू जो है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर परफॉर्म किया जाता है। यानी कि वर्क डन अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर परफॉर्म करते हैं तो एक नेट फोर्स के ज़रिए करते हैं, तो इस वजह से वो वर्क डन जो है वो हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। अब देखिए हमारे पास ये पॉइंटर देखिए, ये पीछे से मूव करता आ रहा है, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाई, ये जो फोर्स है मैंने इसके ऊपर लगाई, और यानी कि इसके ऊपर कुछ जो है वर्क डन किया, इस फोर्स के थ्रू मैंने इसके ऊपर जो है वर्क डन किया। इस वजह से इस पॉइंटर की जो काइनेटिक एनर्जी में जो है वो चेंज आया, और इस काइनेटिक एनर्जी में, इस पॉइंटर की काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया वो हमारे पास उस वर्क डन के इक्वल होगा जो कि मैंने इसके ऊपर परफॉर्म किया। तो फिर हमारे पास फिर हम लोगों ने यही चीज़ लिख दी, अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट बाय अ नेट फोर्स। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो है इसकी मैथमेटिकल फॉर्म, कि हमारे पास जो
वर्क एनर्जी थ्योरम है उसकी मैथमेटिकल फॉर्म आप लोग कैसे लिख सकते हैं। आप लोगों से अगर पूछ लिया जाए कि वर्क एनर्जी जो थ्योरम है उसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखें, तो आपने पहले थ्योरम याद करना है, थ्योरम को सोचना है कि थ्योरम क्या था हमारे पास, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या था। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमारे पास था कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो वर्क डन कर रहे हैं किसी भी फोर्स के थ्रू बाय नेट फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम लोग कोई वर्क डन कर रहे हैं तो वो उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आएगा वो वर्क डन जो है वो उसके इक्वल होगा। तो हम लोगों से अगर मैथमेटिकल फॉर्म पूछ ली जाए वर्क एनर्जी थ्योरम की, तो हम लोग पहले जो है अपने जहन में यही चीज़ रखेंगे कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आता है वो उसके वर्क डन के इक्वल होता है। तो इस सिंपल से कॉन्सेप्ट को हम लोग दिमाग में रख के इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिख सकते हैं कि हमारे पास वर्क डन जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। अब किसी भी बॉडी की जो फाइनल स्टेट को अगर उसकी इनिशियल स्टेट में उससे माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास जो है वो उस बॉडी उस क्वांटिटी का या उस टर्म का जो है वो चेंज आ जाता है। जिस तरह अगर हम लोगों ने चेंज इन वेलोसिटी लिखना है तो अगर पहले बॉडी जो है वो स्लो स्पीड के साथ मूव कर रही थी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, जब उसने तेज़ स्पीड के साथ मूव करना शुरू कर दिया तो वो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। अब हम उस बॉडी की वेलोसिटी में जितना चेंज आया है वो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग उसकी फाइनल वेलोसिटी को जो है वो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो माइनस कर देंगे उसकी फाइनल वेलोसिटी से, यानी कि बॉडी की जो बाद वाली कंडीशन होती है, सिचुएशन होती है, उसमें से पहली वाली माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है चेंज निकल कर आ जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास जो है वो फाइनल काइनेटिक चेंज इन वर्क डन जो है हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, क्योंकि हमारे पास जो है वर्क एनर्जी थ्योरम यही है कि किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आता है वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो हम लोग वर्क डन अप्लाई करते हैं किसी भी फोर्स के थ्रू तो वो उसके इक्वल आता है। तो इसलिए हम लोगों ने जो है वर्क जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल लिख दिया। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगी कि उस ऑब्जेक्ट की जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी उसको जो है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होती है। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो 1/2 mv स्केयर के इक्वल होती है हमारे पास। अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए लिखेंगे तो हमारे पास जो है वो वी एफ स्केयर आ जाएगा। अगर हम लोग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के लिए लिखेंगे तो 1/2 mvi स्केयर, ये हम लोगों ने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के लिए लिख दिया। तो इसी तरह फिर हमारे पास जो वर्क डन होगा वो 1/2 mvf स्केयर नेगेटिव 1/2 mvi स्केयर की इक्वल होगा, यानी कि हमारे पास जो वर्क डन है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आया। ये वाली जो मैथमेटिकल फॉर्म लिखी हम लोगों ने, ये तो हम लोगों ने सिंपल ही ये जो फिजिकल स्टेटमेंट पढ़ के वर्क एनर्जी थ्योरम की तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिख दी कि जो है वो अगर वर्क डन जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है तो जी वो ऐसे है, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है ये। लेकिन ये हम लोगों ने जो है वो फिजिकली लिखा है, यानी कि इसकी ये फिजिकल स्टेटमेंट पढ़ के फिजिक्स में जो स्टेटमेंट थी वर्क एनर्जी थ्योरम की वो पढ़ के इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिख दी हम लोगों ने। कोई भी प्रूफ, अब हम लोगों ने प्रूफ लिखना है कि फार्मूलाई के थ्रू प्रूफ लिखना है कि हमारे पास जो है वो कैसे वर्क डन जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। ये वाली मैथमेटिकल फॉर्म तो स्टूडेंट्स मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि हम लोगों ने ये जो है फिजिकल स्टेटमेंट जो थी वर्क एनर्जी ये थ्योरम की कि अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम दी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट बाय नेट फोर्स, कि हमारे पास जो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आता है वो उस बॉडी के ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वर्क डन होता है नेट फोर्स के थ्रू, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज जो होता है वो उसके वर्क डन के इक्वल होता है। फिर हम लोगों ने यही स्टेटमेंट पढ़ के जो उसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिख डाली कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी को इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से माइनस कर दें तो हमारे पास जो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पढ़ा हम लोगों ने 1/2 mv स्केयर होता है, तो फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए 1/2 mvf स्केयर लिख देंगे, फिर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के लिए 1/2 mvi स्केयर लिख देंगे। तो ये तो एक सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म होगी। अब हम लोगों ने जो है वो फार्मूला के थ्रू प्रूफ करना है कि फार्मूलाई के थ्रू जो है वो कैसे वर्क डन जो है वो काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल होता है। ये तो हम लोगों ने फिजिकल स्टेटमेंट से मैथमेटिकल फॉर्म लिखी है। अब हम लोगों ने जो है वो फार्मूला के थ्रू
प्रूफ करना है तो सब फिर हम लोगों ने जब फार्मूला के थ्रू प्रूफ करना है तो फिर हम लोग जो है यहाँ पर प्रूफ की हेडिंग लगाते हैं कि अब हम लोगों ने फार्मूला के थ्रू प्रूफ करना है कि वर्क डन जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल कैसे है। अब देखिए हमारे पास जो है ये एक आप कार कंसिडर करें कि ये हमारे पास एक कार है, ठीक है। तो फिर हमारे पास इस कार का जो मैस है वो हमारे पास m है, इस कार की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो vi है। जब हम लोग जो है वो इसके ऊपर फोर्स एक्ट करते हैं, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स एक्ट करने की वजह से यानी कि इसके ऊपर वर्क डन करते हैं इसके ऊपर बाय नेट फोर्स, जिसकी वजह से इस कार की जो स्पीड है वो हमारे पास बाद में जो है वो vf हो जाती है। और ये कार जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो डिस्टेंस d कवर करती है, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो है इस कार में जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, अब देखें ज़ाहिर सी बात है किसी भी बॉडी के ऊपर जब फोर्स लगती है तो उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो इस कार के ऊपर जब हम इस कार का मैस m है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी vi है, हम लोगों ने इसके ऊपर वर्क डन किया बाय नेट फोर्स के थ्रू, तो जो है फोर्स लगाई इस कार के ऊपर, तो इसमें जो है वो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो गया। अब वो एक्सीलरेशन हम लोग कहाँ से फाइंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस कार ने यहाँ से लेकर जो है वो यहाँ तक जो है वो डिस्टेंस कवर किया। इस कार की बॉडी को हम लोग जो है वो एक मैस कंसिडर कर रहे हैं, मैस m, ठीक है। तो फिर हम अब देखेंगे एक्सीलरेशन कहाँ से फाइंड करेंगे। हम लोग एक्सीलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशंस यूज़ करेंगे। सबसे पहले अब देखें कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है vf इज इक्वल टू vi प्लस at। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास s इज इक्वल टू vit प्लस 1/2 at स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर नेगेटिव vi स्क्वायर। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब हम लोगों ने जो है वो एक्सेलरेशन पर जो है वो फाइंड आउट करना है कि इस कार जिसका मैस, ये बॉडी कार जो है जिसका मैस m है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी vi है, इसके ऊपर जब हम लोगों ने फोर्स लगाई तो इसकी जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी में कन्वर्ट होगी, और इसने यहाँ से लेकर जो है यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया है। तो ये फोर्स इसके ऊपर लगाने की वजह से जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा वो हम लोगों ने कैसे फाइंड आउट करना है। तो अब देखें अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करें तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास जो है वो वी एफ भी आ रहा है, वी आई भी आ रहा है, जो कि हमारे पास है टी जो है वो हमारे पास आ रहा है, जो कि हम आप देखें कार ने यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव किया है। हम लोग सिंपली बात कर रहे हैं कि इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है डिस्टेंस डी कवर किया है, टाइम की बात नहीं आ रही, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में जो है हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी हमारे पास टी आ रहा है, टाइम का फैक्टर आ रहा है, और हमारे पास टाइम का फैक्टर जो है वो नहीं दिया गया बुक के ऊपर, तो हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी यूज़ नहीं करते। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में देखें हम लोगों ने एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। टू तो जो है वैसे ही कांस्टेंट है, डिस्टेंस एस जो है हमारे पास डिस्टेंस है, और हम लोगों को ये बात बता दी गई है कि बॉडी ने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो डिस्टेंस कवर किया है। वी एफ स्क्वायर भी है हमारे पास, वी आई स्क्वायर भी है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग जो है वो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग जो है प्रूफ की हेडिंग देंगे, और फिर ये सारी बात जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी फिर हम लोग वो लिख देंगे। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मैस m, के एक बॉडी कंसीडर करें जिसका मैस m है, मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई, वो इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ मूव कर रही है। फोर्स f एक्ट्स ऑन इट, जब उस बॉडी के ऊपर जो है वो फोर्स f लगती है, इट्स वेलोसिटी इंक्रीज टू वी एफ, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो वी आई से वी एफ तो जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। फॉर बॉडी कवर डिस्टेंस डी, अगर हमारे पास जो बॉडी जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है डिस्टेंस डी कवर करती है, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगी है जिसकी वजह से जो है इसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, तो हम लोग इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है उसको जो है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से यूज़ करेंगे। सब पहले इस प्रूफ में जो हम लोग लिखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम के प्रूफ में हम लोग जो लिखेंगे, सबसे पहले ये बात कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका मैस m है, वो इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ मूव कर रही है। जब उसके ऊपर फोर्स लगती है तो फिर जो है वो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और फोर्स लगने की वजह से ये बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है डिस्टेंस डी कवर करती है, और यहाँ तक आने में जो है उसकी वेलोसिटी जो है वो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है। तो फिर
इस बॉडी के ऊपर जब फोर्स लगती है तो इसमें जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में से इस जो है वो फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में जो है टी का फैक्टर आ जाता है, जो कि हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इस वजह से हम लोग फर्स्ट टू इक्वेशन ऑफ मोशन को जो है वो यूज़ नहीं करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी हमारे पास 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र नेगेटिव वी आई स्क्र। ये हमारे पास जो s है ये हमारे पास डिस्टेंस है, और हम लोगों ने डिस्टेंस को जो है वो d से डिनोट करवाया है, इसलिए यहाँ पर हम लोग s की जगह जो है वो d भी पुट कर देंगे, तो हमारे पास 2ad इज इक्वल टू वी एफ स्क्र नेगेटिव वी आई स्क्र आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो मेन पर्पस है हमारे पास वो ये है कि हम लोगों ने जो है वो ए फाइंड आउट करना है, एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। जब हम लोग किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होती है, तो यहाँ पर भी जो जिस बॉडी के ऊपर हम लोगों ने फोर्स लगाई है तो उसमें भी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुई है। तो फिर हम लोगों ने ए का जो फैक्टर है वो फाइंड आउट करना है, और इसको फाइंड आउट करने के लिए इस सबसे पहले हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि इसको सेपरेट करना है। अब इसको सेपरेट करने के लिए हम लोग बहुत से हरबे आजमाएंगे। इसको सेपरेट करने के लिए ये 2 और डी जो है वो इस ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब हम लोग ए को सेपरेट करेंगे तो 2 और डी को जो है वो इधर वाली साइड पर लाकर जो है वो यानी कि राइट हैंड साइड पर लाकर जो है हम लोग उसको 2d को डिवाइड करवा देंगे, और हमारे पास जो है ये इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। और ये तो हमारे पास जो है वो इक्वेशंस ऑफ मोशंस के थ्रू जो है वो एक्सलेरेशंस को फाइंड आउट करने का फार्मूला है। लेकिन अब हम लोगों को ये भी पता है कि हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस को से भी, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से भी जो हमारे पास F इज इक्वल टू ma है उसमें भी एक्सलेरेशन का फैक्टर आता है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो उसमें F इज इक्वल टू ma है, इसमें भी हम लोग F जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एक्सीलरेशन के साथ है, उसको F के साथ डिवाइड करवा के हम लोग जो है एक्सीलरेशन का फैक्टर जो है वो सेपरेट करके जो है वो एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फिर हम लोग लिख देंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma। तो हम लोगों ने फिर जो है एक्सीलरेशन का फैक्टर जो है वहाँ उसमें से सेपरेट किया तो F ओवर m आ गया। फिर हम लोगों ने इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, फिर हम लोग ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी है, ये दोनों जो है वो सेम है, ठीक है। अगर इन इक्वेशंस की जो है वो राइट हैंड साइड सेम है तो इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड्स होंगी वो भी सेम होंगी। तो फिर हम लोगों को इनकी लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करके जो है वो इन दोनों इक्वेशंस को जब कंपेयर करेंगे तो हम लोग इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स को जो है वो इक्वल रखेंगे। तो हमारे पास जो फिर आ गया F ओवर m इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर नेगेटिव वी आई स्क्वायर ओवर 2d। ये हम लोगों ने फिर जो है वो इनकी लेफ्ट हैंड साइड को जो है वो कंपेयर किया, यानी एक साइड पे रखा। तो फिर अब देखिए हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, हम लोगों ने जो चीज़ देखनी है इन फार्मूला के थ्रू वो ये है कि वर्क डन जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो फिर वर्क डन जो है वो आपको पता है कि एफ डी के इक्वल होता है। तो फिर हम लोग जो है वो एफ डी को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि यहाँ एफ यहाँ पर है और डी यहाँ पर है, तो इनको जो है एक साइड पे सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। तो जब हम लोगों ने इनको सेपरेट करने की कोशिश की तो m यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, फिर वो इधर वाली साइड पे आकर जो है वो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एम वी एफ स्क्वायर नेगेटिव एम वी आई स्क्वायर आ जाएगा। और इनके दोनों के नीचे जो है वो 2 है, तो यानी कि एम वी एफ स्क्वायर बाई 2 भी आ जाएगा, एम वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अभी आ जाएगा, और डी जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब हम लोग उसको डी को जब यहाँ पर मूव करवाएंगे तो फिर वो एफ़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ डी बन जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास जो है फिर एफ डी इज इक्वल टू 1/2 एम वी एफ स्क्वायर नेगेटिव 1/2 एम वी आई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखें आपको पता है कि एफ डी जो है हमारे पास वर्क डन के इक्वल होता है, तो यहाँ पर एफ डी की जगह हम लोग डब्ल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू अब 1/2 एम वी एफ स्क्वायर नेगेटिव 1/2 एम वी आई स्क्वायर, 1/2 एम वी एफ स्क्वायर जो है हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, 1/2 एम वी आई स्क्वायर जो हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी फाइनल फिर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो फिर हमारे पास जब एफ डी की जगह हम लोगों ने डब्ल्यू पुट कर दिया तो हमारे पास जो है काइनेटिक एनर्जी फाइनल उसको माइनस कर दिया काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से। तो हमारे पास यानी कि फिर हम लोगों ने
ये बात प्रूव कर दी फार्मूला के थ्रू भी कि वर्क डन जो है हमारे पास वाकई ही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आता है। तो फिर हमारे पास ये बात फार्मूला से प्रूव होगी। इस हम लोगों ने प्रूफ लिखा था, ये हमारे पास प्रूफ था, तो हम लोगों ने जब सारा प्रूफ जो परफॉर्म किया तो एंड पे हमारे पास वही चीज़ निकल कर आ गई कि वर्क डन जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर भी ये चीज़ लिख देते हैं कि 1/2 mv² ये हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, 1/2 mv² ये हमारे पास जो है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से जब हम लोग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जब माइनस करते हैं तो ये हमारे पास जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आती है। तो हम लोग फिर यहाँ पर लिख देते हैं W = काइनेटिक एनर्जी, ये जो हमारे पास जो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। फिर हम लोगों ने लिख दिया कि हैंस प्रूफ हमारे पास जो है वो जो चीज़ प्रूफ की हम लोगों ने हेडिंग दी थी वही चीज़ हमारे पास जो है वो प्रूफ होकर निकल आई है कि वर्क डन जो है वाकई हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। और फिर हम लोगों ने ये जो चीज़ नीचे लिख दिया कि हैंस प्रूफ। नेक्स्ट हम लोग जो चीज़ लिखेंगे वो है वैलिडिटी ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो उसकी वैलिडिटी क्या है या एप्लीकेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो वर्क एनर्जी थ्योरम है यानी कि वो उस हर बॉडी के ऊपर अप्लाई होता है, उस हर बॉडी के लिए वैलिड है जिस बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है और वो बॉडी जो है वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। तो हमारे पास उस हर बॉडी के लिए यानी कि हमारे पास कोई भी बॉडी है और अगर उसके ऊपर फोर्स लगे और वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई भी बॉडी है जब उसके ऊपर फोर्स लगेगी तो उसमें जो है वो कोई ना कोई एक्सीलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। और फिर जो है वो अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो यानी कि उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया है। तो जो हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम है उसकी जो वर्क एनर्जी थ्योरम या थ्योरी वर्क एनर्जी थ्योरी जो हमारे पास है वो यही चीज़ रिप्रेजेंट करती है कि कोई भी बॉडी जिसके ऊपर जो फोर्स लगती है तो वो कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो वर्क एनर्जी थ्योरम जो है उसके लिए वैलिड है यानी कि एप्लीकेबल है। तो फिर हम लोगों ने यही चीज़ नीचे लिखी थी कि वैलिडिटी ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम में कि वर्क एनर्जी थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर एनी डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिलेटिव टू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स की कोई भी डायरेक्शन यानी कि फोर्स हम लोग किसी भी डायरेक्शन में लगाएं किसी बॉडी के ऊपर और वो बॉडी जो है वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो उस बॉडी के लिए जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो एप्लीकेबल है। यहाँ पर थ्योरम आना था, सॉरी मैंने थ्योरी लिखा हुआ। यानी कि हम लोग हमारे पास कोई भी बॉडी है यानी कि अगर मेरे पास ये एक पॉइंटर है मैं इसके ऊपर फोर्स लगा देती हूँ और किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगा देती हूँ। ठीक है, मेरे पास एक पॉइंटर है मैं इसके ऊपर फोर्स लगाती हूँ और किसी भी एक डायरेक्शन में फोर्स लगाती हूँ तो अगर किसी भी डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगाऊँ, यहाँ पर फोर्स लगाऊँ, यहाँ पर फोर्स लगाऊँ, यहाँ पर फोर्स लगाऊँ, किसी पर डायरेक्शन में फोर्स लगाऊँ और ये जो पॉइंटर है मेरे पास ये कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो यानी कि इसके ऊपर जो है फिर वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल आ जाती है वर्क एनर्जी थ्योरम की या वैलिडिटी ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम की कि हमारे पास एग्जांपल क्या है कि एन ऑब्जेक्ट हैविंग काइनेटिक एनर्जी कैन डू वर्क ऑन अनदर बॉडी बाय पुशिंग और पुलिंग इट। उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है और उसके पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी है तो वो दूसरी बॉडी के ऊपर जो है वो वर्क डन कर सकती है बाय पुशिंग और पुलिंग इट, यानी कि उसको पुश कर सकती है या पुल कर सकती है अपनी तरफ उस बॉडी के ऊपर जो है वर्क डन करके अगर कुछ कोई से भी ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी है। यानी कि स्टूडेंट्स ये देखें ये मेरे पास एक स्केल है और इस स्केल के पास आप कंसिडर करें कि स्केल के पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी है। इस स्केल ने जो है वो ऐसे ये स्केल जो है वो ऐसे पुश भी कर सकता है पॉइंटर को और ऐसे पुल भी कर सकता है क्योंकि स्केल के पास काइनेटिक एनर्जी है। तो एग्जांपल में यही चीज़ लिखी है एन ऑब्जेक्ट हैविंग काइनेटिक एनर्जी, वो ऑब्जेक्ट जो कि जिसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है कैन डू वर्क ऑन अनदर बॉडी, वो दूसरी बॉडी पर के ऊपर जो है वो वर्क डन कर सकता है बाय पुशिंग और पुलिंग को, तो उसको खींच के या धकेल के। ठीक है, in this case work will be taken as negative and the kinetic energy of the object
विल डिक्रीज। इस केस में जो हमारे पास जो वर्क होता है वो हमारे पास नेगेटिव होता है और काइनेटिक एनर्जी जो होती है बॉडी की डिक्रीज हो जाती है। यानी कि हमारे पास देखें जब ये पॉइंटर पड़ा है ये और ये स्केल के जिसके पास काइनेटिक एनर्जी है वो इसको जो है ऊपर फोर्स लगाएगा, इसके ऊपर वर्क डन करेगा, तो ठीक है। तो फिर हमारे पास इस स्केल जब अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी है तो हमारे पास जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा और इसकी वजह से जो इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब देखें ये पहले ज़्यादा इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी, जब इसने जो है वो पॉइंटर के ऊपर वर्क डन किया तो उसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से जो वर्क होगा यानी कि इसकी स्केल की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी है, इस वजह से इस पॉइंटर के ऊपर जो वर्क डन हो रहा होगा वो हमारे पास नेगेटिव होगा। तो फिर वर्क डन नेगेटिव होगा तो फिर काइनेटिक एनर्जी जो उस सब्जेक्ट की वो डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास द थ्योरम रिमेन्स वैलिड इफ द फोर्स चेंज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फ्रॉम अ पॉइंट। यानी कि अगर हम लोग जो है वो बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, पहले एक बॉडी के ऊपर हम लोग ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, फिर उस बॉडी के ऊपर कम फोर्स लगाते हैं, यानी कि अब फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होता जा रहा है। और अब देखें इस पॉइंटर के ऊपर मैंने ज़्यादा फोर्स लगाई तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ आ गई, फिर इसके ऊपर जो मैंने इस डायरेक्शन में कम फोर्स लगाई तो फिर वो जो इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो गया। जब मैंने इस तरफ फोर्स लगाई थी तब फोर्स ज़्यादा थी, जब मैंने इस तरफ फोर्स लगाई तब फोर्स कम थी, यानी कि फोर्स का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और जो डायरेक्शन है वो भी पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रही है। पहले इस तरफ फोर्स लगाई इसकी डायरेक्शन इस तरफ थी, इस तरफ फोर्स लगाई इसकी डायरेक्शन इस तरफ थी। तो इस तरह के केसेस में जहाँ पर जो है वो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज होता रहे और डायरेक्शन भी जो है पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती रहे, तो उस तरह के केसेस में जो हमारे पास थ्योरम है वर्क एनर्जी थ्योरम वो भी हमारे पास उस तरह के केसेस में भी वैलिड होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा जो वर्क एनर्जी थ्योरम का लेक्चर था वो इतना ही था आज के लिए। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।